हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एंजल्स एकेडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। हम दोबारा से यूट्यूब पे एक्टिव हो गए हैं क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट्स का काफ़ी लॉस हो चुका है इस साल में। और जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 की जो दूसरी लहर है वो अपना असर दिखाना स्टार्ट कर चुकी है। इसलिए अब की बार लगता है कि 1st to 8th तो स्कूल बिल्कुल ही खुलने के चांसेस नहीं हैं। और क्योंकि सर्दी में बीमारी बढ़ने वाली है तो इसलिए हमने दोबारा से एक्टिव होने का डिसीजन लिया है। और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो तैयार किए जाएं और छात्रों तक पहुंचाया जाए। लेकिन आज पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों से अपील की जाए कि आप लोग शेयर करने के मामले में बड़े ही लेजी हैं। आप अपना बेनिफिट ना देखें, विद्यार्थियों का बेनिफिट देखें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के पास शेयर करें। स्पेशली जो गांव के बच्चे हैं उनके पास पढ़ने का कोई भी सोर्स अभी इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ तक अवश्य पहुँचे। तो दोस्तों, आज आप सभी को ये ओथ लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश का बच्चा, हर बच्चा पढ़े, तो कम से कम आपको नेक्स्ट 5 अपने कॉन्टेक्स्ट में इस वीडियो को शेयर अवश्य करना है। क्योंकि एजुकेशन बोलते हैं कि सबसे अच्छा दान है और इसमें आपका कुछ नहीं लगने वाला। सिर्फ 1 मिनट के अंदर आप अपने कॉन्टेक्स्ट में इसको शेयर कर सकते हैं और क्या पता आपके द्वारा किस बच्चे का फायदा हो जाए। और आने वाले 1-2 महीनों में बहुत सारे जॉब्स के टेस्ट है, सैनिक स्कूल का टेस्ट है, एचटेट का टेस्ट है। सो दोस्तों, सभी के लिए बेनिफिट पहुंचा सकता है। तो मेरे ही वीडियो नहीं, अगर किसी और चैनल के भी आपको वीडियो अच्छा लगते हैं तो आप उनको भी शेयर करें। लेकिन कोशिश करें कि मैक्सिमम लोगों को हमारे पढ़ाने का कुछ ना कुछ फायदा अवश्य हो। सो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं, बिल्कुल पॉजिटिव उम्मीद करता हूं कि इस टाइम आप ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे और मैं आपके व्यूज देखने के बाद मोटिवेटेड होके और भी ज्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैं अपना काम करने लग रहा हूं। आई एम डूइंग माई जॉब। मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना, अच्छी इंफॉर्मेशन देना। तो आप बाकी काम आपके पास सौंप दी है मैंने, आप इसको शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले आज यूएनओ के बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं और हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी काफी चर्चा रहती है, तो उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बारे में कम से कम 4-5 वीडियो हमारे बनने वाले हैं बैक टू बैक। तो एंजॉय कीजिएगा, बड़े इंफॉर्मेटिव वीडियो आएंगे, ये हमारी गारंटी है। ये मेरा पर्सनल मोटो है कि मैं कुछ आपको ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन दूं, यूजफुल इंफॉर्मेशन दूं जो आपको काफी ज्यादा ढूंढने के बाद भी नहीं मिल पाती है। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को यहाँ पे कुछ 20-25 मिनट में क्वेश्चंस तैयार कराए जाएं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट काम आ जाए और आपका एक ओवरऑल नॉलेज भी आपका काफी बढ़ जाएगा। सो देखिए दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म है इसकी यूएनओ। यूएनओ वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में से एक मानी जाती है। वर्ल्ड का ऑलमोस्ट हर देश इसका मेंबर है। वर्ल्ड का ऑलमोस्ट हर देश इसका मेंबर है। तो दोस्तों देख लीजिए आप कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ 2-3 ही कंट्री ऐसी हैं जो इसकी मेंबर नहीं है। जैसे हमारा नॉर्थ कोरिया है, जहां पर डिक्टेटरशिप है, किम जोंग उन है, वो नहीं चाहता। एक तो छोटी मोटी कंट्रीज और हैं, ताइवान है, जैसे कुछ इशू है वो अलग से। लेकिन ये मान के चलिए कि इसमें मोस्टली सभी कंट्रीज, 195 कंट्रीज, या ओवरऑल ये मान लीजिए पूरा ही वर्ल्ड हमने समेट दिया इसके अंदर। वो नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे कौन इसके मेंबर नहीं है, कौन कौन है, कौन कब बना, हिस्ट्री निकालेंगे। लेकिन आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यूएनओ के टॉपिक से क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। आपका पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि भैया यूएनओ का फाउंडेशन डे कब है। ये देखिए, यूएनओ का फाउंडेशन डे 24 अक्टूबर 1945। इसको यूएनओ डे भी सेलिब्रेट करते हैं हम। यूएनओ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 अक्टूबर एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष को 24 अक्टूबर को यूएनओ डे को सेलिब्रेट किया जाता है।
क्यों? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसका फाउंडेशन डे था। इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑफिशियल रूप से मान्यता मिली थी, एग्जिस्टेंस में ये आई थी। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंप्लीमेंट हो गया था। इसके 50 मेंबर्स प्लस इंडिया भी उसमें शामिल था, और एक और मेंबर हम कह सकते हैं 51 मेंबर्स के साथ यूएनओ जो था एग्जिस्टेंस में आया था। तो पहला क्वेश्चन आपको तैयार? क्या क्वेश्चन है भैया? यूएनओ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो यूएनओ डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 अक्टूबर को। और यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन का जन्म कब हुआ था? तो दैट इज 24 अक्टूबर 1945। ओके, पहला क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट, छोटी क्लासेस में आपसे यूएनओ की फुल फॉर्म पूछता है, प्राइमरी क्लासेस में तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो हमने यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है पॉइंट्स टू रिमेंबर, कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री और बताता हूं कि जो यूएनओ का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो जन्म हुआ 24 अक्टूबर को, क्या ये बड़ा आसान था? इतना ही आसान था? या ऐसा क्या हो गया कि जो लीग ऑफ नेशंस 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस बना था आपका, उसको रिप्लेस करके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ा? तो इसके बारे में हमें थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 2 आपका स्टार्ट हो गया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर्स जो थी, एक्सिस पावर्स जो थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गई थी। अब आप कहोगे एक्सिस पावर क्या थी? अगर आपने वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री पढ़ी हो दोस्तों, तो उसमें इटली, जर्मनी एंड जापान, ये तीनों देशों का एक गुट था, एक इनकी टीम थी, एक इनके बीच में अलायंस कह सकते हैं। ये तीनों इकट्ठे होके युद्ध लड़ रहे थे, और इसलिए इन तीनों के ग्रुप को एक्सिस पावर बोलते हैं। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है आपका कि कौन कौन से देश एक्सिस पावर्स ग्रुप में शामिल थे? तो एक्सिस पावर्स में दोस्तों याद रखना, इटली, जर्मनी एंड जापान। इटली, जर्मनी एंड जापान एक्सिस पावर्स कहलाते हैं। तो इनके अगेंस्ट जो है बाद में मित्र देश जो आए थे आपके, वो ग्रुप बन के आया था। अभी देखते हैं उसके बारे में। तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। उसमें एक्सिस पावर जो होती हैं वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर देती है, देशों को जीतते हुए जाती हैं। इनके जो अत्याचार थे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और एक और खास बात ये है कि 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ है, उसमें यूएसए जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था। एक और खास बात ध्यान देनी है, और इस कारण भी जो है एक्सिस पावर्स जो थी उनका अपर हैंड था। सो जनवरी 1942 के दिन, 1 जनवरी 1942 को, इनके डर के कारण, इनके आतंक के कारण, एक्सिस पावर्स के आतंक के कारण अमेरिका के, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को शहर में, यूएसए, फ्रांस, चाइना, यूएसएसआर जो आज रशिया बना हुआ है, ब्रिटेन और इनके 26 कंट्रीज का एक ग्रुप, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इनके जो मेंबर्स थे, उनकी एक मीटिंग होती है जनवरी 1942 में। और उन्होंने डिसाइड किया कि भैया इन एक्सिस पावर्स को तो कंट्रोल करना पड़ेगा। हिटलर, मुसोलिनी, और जापान में भी आपको पता, जापान ने तो क्या कमाल किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इंडिया तक पहुंच गए थे, कोलकाता तक पहुंच चुके थे, अंडमान निकोबार पे भी कब्जा कर लिया था। सो दोस्तों, इन 26 जो बड़ी पावर्स थी, इन्होंने डिसाइड किया कि भैया इनको तो रोकना पड़ेगा। तो इसी डिस्कशन के दौरान ये
व्यू सामने आया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा, हम सभी लोग अभी सभी देश जो अपना एक ग्रुप बनाते हैं जिसको यूएन नाम दिया जाएगा, यूनाइटेड नेशंस, खाली यूएन, संयुक्त राष्ट्र, यूएन नाम से हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और इनको काउंटर करने की कोशिश करेंगे, एक्सिस पावर्स को काउंटर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये जो नाम है यूएन नाम, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो यूएन नाम है ये कहां से आया, ये किसके दिमाग की उपज था, तो ये भी क्वेश्चन वो आपका बनता है। तो अमेरिका के ग्रेट प्रेसिडेंट हुए हैं, बहुत महान, जो सबसे लंबे सर्विंग, जो सबसे ज्यादा टाइम तक अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो इन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का नाम याद रखना दोस्तों, बहुत ही कमाल के आदमी थे, इनके बारे में कभी पढ़ना भी है आपको, तो ध्यान रखना। इन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ये नाम इस ग्रुप को दिया था कि हम एक यूनाइटेड नेशंस बनेंगे, हम मिलकर लड़ेंगे, हम अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जो एक्सिस पावर को काउंटर करेगा। उसका उन्होंने क्या नाम रखा था, यूएन, लीग ऑफ नेशंस की जगह जो काम था यूनाइटेड नेशंस, इस ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने, इस ग्रुप को नाम दिया उस मीटिंग के दौरान। तो यहां से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, यूएनओ के जन्म की कहानी यहां से स्टार्ट होती है 1942 से। हमें तो 1945 की डेट याद है, लेकिन एक्चुअल में क्या है 1942 से इसकी शुरुआत हो जाती है। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद मीटिंग्स होती हैं। तो 1 जून 1945, 1 जून 1945। अब इतना गैप क्यों है मीटिंग्स होने में, क्योंकि दोस्तों आपको पता है वर्ल्ड वार चलता हुआ है, इसी दौरान चल रहा है, तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं, कंट्रीज बिजी हैं, साथ साथ उधर भी काम चलता रहता है। तो 1 जून 1945 को जब युद्ध लगभग खत्म होने के कगार पे आने वाला है, तो इन देशों की मीटिंग्स होती हैं। तो यहाँ पर इसकी प्रेम्बल, जिसको हम हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं, यूएनओ की प्रस्तावना प्रेम्बल तैयार की जाती है और उसमें 111 आर्टिकल्स, जिनको हम धाराएं बोलते हैं, अनुच्छेद बोलते हैं हमारे संविधान में, वो शामिल की जाती है। और आई थिंक 19 लेसन्स, 19 लेसन्स के दो एक बुक या एक आपकी फाइल तैयार होती है जिसमें प्रेम्बल होती है, धाराएं होती है, आर्टिकल्स होता है। और यूएनओ की एक, जैसे हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अनुच्छेद है आपके 395 96 जो भी थे स्टार्टिंग में, और 15 पार्ट थे, तो इनके 19 पार्ट या 19 लेसन बोल सकते हैं। और उसमें 111 आर्टिकल्स है, मींस जो उनकी रूल रेगुलेशंस है। और प्रेम्बल मींस प्रस्तावना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसकी प्रेम्बल के अंदर शो किए जाते हैं, तो ये तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसी दौरान एक और समस्या रहती है। इन प्रस्तावों के ऊपर एक सबसे बड़ा इशू था कि इसकी कुछ ऑर्गन्स हैं, मेन ऑर्गन्स है यूएनओ के, उनमें जनरल असेंबली, आम सभा, जनरल असेंबली ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इसका, और एक है आपकी सिक्योरिटी काउंसिल। अगर आपको कुछ आइडिया हो तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जनरल असेंबली, जहां पर हर कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, आम सभा जिसको बोलते हैं, तो जहां पे सभी इशू डिस्कस होते हैं। और सिक्योरिटी काउंसिल, वो काउंसिल जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, प्लस में 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, उन मेंबर्स का ग्रुप होता है ये। तो यहां पर डिसीजन होते, ये इसके जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, उस ड्राफ्ट में डिसाइड किया गया कि जो बहुत सारे इशू है उस टाइम के, उन इश्यूज के ऊपर वोटिंग होनी चाहिए। तो इस वोटिंग वाले जो प्रपोजल था, इसके ऊपर कुछ कंट्रीज के अंदर सहमति थी, कुछ के अंदर नहीं थी। तो उसके लिए भी एक यूनिटी बनाने के लिए, कंसेंसस बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है जिसको बोलते हैं याल्टा समिट। तो ज्यादा डीपली में जा नहीं रहा, तो आपको याद रखना कि याल्टा समिट कब हुआ था। याल्टा समिट कब हुआ था, तो डेट है 4 फरवरी 1944। और याल्टा समिट कहां पर हुआ था, याल्टा शहर है यूएसएसआर। उस समय पर जो यूएसएसआर था, सोवियत संघ था, जो आज रूस है, जो डिसॉल्व हो गया यूएसएसआर, आज खाली रूस बचा हुआ है। तो
उस टाइम के यूएसएसआर के याल्टा में ये समिट हुआ था 4 फरवरी 1944। आपको ये याद रखना है, आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा याल्टा समिट कहां पर हुआ था और कब हुआ था। इसकी हिस्ट्री क्या है वो बता दिया मैंने, वोटिंग के ऊपर कुछ डिस्प्यूट थे। और उस जो याल्टा समिट है, उस याल्टा समिट में जो मेन लीडर्स पार्ट लेने वाले थे, किस किस ने पार्ट लिया था आपको ध्यान रखना। यूएसएसआर की तरफ से तो जोसेफ स्टालिन उस समय के जो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी थे, और यूएसए से फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो मैंने आपको बताया उनके प्रेसिडेंट थे, और ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से विंस्टन चर्चिल देन प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के। ये तीन जो नेता थे मेनली मिले थे, क्योंकि ये तीनों के तीनों आप देख सकते हो कंट्री यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, इनके पास वीटो पावर है। तो इसलिए इनके बीच में डिस्कशन हुआ और कुछ कंसेंसस बनी थी कि भैया ठीक है, आप अपने डिस्प्यूट है उनको एक साइड रखें और काम आगे बढ़ाया गया। तो दोस्तों फाइनली वो डेट आ जाती है आपकी, और ये पे डिसाइड भी किया जाता है कि इसका एक टेम्पोररी हेडक्वार्टर फिलहाल के लिए बनाया जाए जब तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ जाती। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि यूएनओ का टेम्पोररी हेडक्वार्टर कहां था, तो लेक ससेक्स, ये भी यूएसए में ही है, ये जगह भी यूएसए में ही है। तो यूएनओ का जो टेम्पोररी हेडक्वार्टर था वो भी यूएसए में ही था, और परमानेंट हेडक्वार्टर जो है वो भी यूएसए में ही है। सो इसके बाद 26 जून 1945 को जो इश्यूज है वो रिजोल्व हो जाने के बाद 1 जून 1945 को देखो 1944 में इन याल्टा समिट में इनके डिस्प्यूट दूर होते हैं। उसके बाद ही 1 जून 1945 को प्रेम्बल तैयार होती है, मींस कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है, जिसको आजकल हम चार्टर के रूप में जानते हैं। यूएनओ का चार्टर कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कह लो या चार्टर बोल लीजिए, एक इक्विवेलेंट से वर्ड हम यूज कर सकते हैं, इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। सो इसके बाद 26 जून 1945 को ऑफिशियली 50 कंट्रीज ने इस चार्टर पे साइन किए। पहली बार 50 इंडिपेंडेंट कंट्रीज ने यूएनओ के चार्टर पे साइन किए कि हाँ, हम यूएनओ के जो रूल रेगुलेशन है, चार्टर के जो रूल रेगुलेशन है, हम इनको एक्सेप्ट करते हैं, हम इनको मानते हैं, हम इनमें विश्वास दिखाते हैं, और वो यूएनओ के परमानेंट मेंबर बन गए साइन करने के बाद। इंडिया भी उनमें शामिल था, क्योंकि 1945 तक अंग्रेजों ने ये हमें बता दिया था कि वी आर गोइंग टू फ्री इंडिया, हम इंडिया को इंडिपेंडेंस देंगे, और उस प्रोसेस पे भी काम चल रहा था। लेकिन था उस टाइम पर पावर ऑफ ट्रांसफर उस टाइम तक नहीं हुआ था। फिर परमानेंटली 24 अक्टूबर 1945 को जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, क्योंकि जापान के ऊपर बॉम्बिंग हो गई थी, एटम बॉम्ब्स डाले गए थे हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, उसके बाद तो ये डिसाइड हो गया था कि भैया अब तो युद्ध रोकने हैं और ऐसा तो होना नहीं चाहिए। जापान ने सरेंडर भी किया था, और उसके बाद डिसाइड हुआ था कि भैया फ्यूचर में भी ऐसे कोई युद्ध ना हो। तो जल्दी से जल्दी डिसाइड किया गया कि भैया इस ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया जाए। तो 24 अक्टूबर 1945 को ऑफिशियली परमानेंटली ये सेट किया गया कि भैया आज से यूएनओ जो है एग्जिस्टेंस में आ गया है, और इसकी वर्किंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। और इसी दिन ध्यान रखना, मैंने स्टार लगाया, एक और कंट्री इसमें शामिल हुआ था, उसका नाम था पोलैंड कंट्री ने भी इसी दिन साइन कर दिए थे, और वो भी एक मेंबर और इसमें बढ़ गया था। तो 24 अक्टूबर 1945 कैसे कुछ स्टोरी है, ये मैंने ज्यादा लंबी स्टोरी तो नहीं सुनाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं, नोट कीजिएगा। आगे चलते हैं, मजा आएगा, ध्यान से पढ़िएगा। परमानेंट हेडक्वार्टर्स कहां पर है यूएनओ का दोस्तों? न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप है, अमेरिका के मैनहट्टन में। कई बार ऑप्शंस में कभी खाली न्यूयॉर्क दे देता है, शहर का नाम देता है, मैनहट्टन भी दे देता है, और कई बार यूएसए भी दे देता है। तो आपको ध्यान रखना है, सभी चीजें
यूएसए अमेरिका देश में न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पे ये आपका यूएनओ का हेडक्वार्टर स्टैब्लिश किया गया है, सिचुएटेड है। 39 स्टोरी बिल्डिंग है, 39 मंजिल का ये एक भवन है जो 17 एकड़ में फैला हुआ है। 17 एकर्स में ये फैला हुआ है आपका है, इतने बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। और वहां पे रेगुलरली 10,000 वर्कर्स जो वहां के एम्प्लॉइज हैं वो तो वहां पे लगातार काम करते हैं ही हैं, बाकी जो कामकाज देखते हैं सारा, क्योंकि बहुत बड़ी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ। सो दोस्तों यहां तक की स्टोरी है आपकी कि भैया यूएनओ कैसे एग्जिस्टेंस में आया। यहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, मैंने आपको बताया कैसे आ सकते हैं। तो थोड़ा इन पॉइंट्स के बारे में भी चर्चा करते हैं, क्योंकि एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए हमारे को एक आइडिया होना चाहिए। आपको मैंने बताया लीग ऑफ नेशंस क्या था। लीग ऑफ नेशंस भी एक अर्लियर फॉर्म था यूएनओ का। जैसे यूएनओ एक बड़े रूप में 1945 एग्जिस्टेंस में आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ऐसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जो फर्स्ट अटेम्प्ट था यूएनओ की तरह का, जिसको लीग ऑफ नेशंस बोलते थे। लेकिन ये अपने टारगेट में, अपने एम्स को अचीव करने में सफल नहीं हुई। क्या था मेन पर्पस कि भाई फ्यूचर में दोबारा से कोई वर्ल्ड वॉर ना हो, लेकिन हो गया। क्यों? क्योंकि जो बड़ी बड़ी पावर्स थी, अमेरिका जैसे जो बड़े देश थे, वो इसके मेंबर नहीं थे, लीग ऑफ नेशंस के मेंबर नहीं थे। और जब तक बड़ी पावर्स का सपोर्ट नहीं होता तो ये अपने ऑब्जेक्टिव्स में खरी नहीं उतरती। सो दोस्तों लीग ऑफ नेशंस वाज ए फेल्यूर, लेकिन ये लीग ऑफ नेशंस था, बाद में इसने अपने आप को यूएनओ में मर्ज कर लिया या कन्वर्ट कर लिया। ये 45 तक अस्तित्व में था, एग्जिस्टेंस में था। इसने भी इंपॉर्टेंट रोल निभाया है यूएनओ के फॉर्मेशन में, क्योंकि इसी को एक किस्म से इंप्रूव किया गया था। इसके बाद दोस्तों एक्सिस पावर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, याल्टा समिट के बारे में हमने पढ़ लिया। और इसके बाद अब देखिए न्यू मेंबर्स की एंट्री हम यूएनओ में कैसे कर सकते हैं। अगर कोई कंट्री कहे, सपोज करो आज नॉर्थ कोरिया कहने लग जाए कि हमारे को यूएनओ का मेंबर बनना है, तो उसको यूएनओ का मेंबर बनने के लिए क्या कंडीशन है। अब कुछ मेंबर्स तो ऐसे हैं जो फाउंडर मेंबर हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग में इसके चार्टर पे साइन कर दिए, तो वो मेंबर्स हैं। लेकिन अगर आज की डेट में कोई न्यू मेंबर यूएनओ को ज्वाइन करना चाहता है तो वो कैसे ज्वाइन करेगा। तो दोस्तों इसके लिए कुछ कंडीशन है। ये दो ऑर्गेनाइजेशन जो है, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें इनकी इंपॉर्टेंस है, इनका रोल काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या है, जो जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली की टू थर्ड मेंबर्स जो होते हैं वो इसको सपोर्ट करें। मींस सपोज करो आज की डेट में 195 इसके मेंबर्स हैं, तो उसका 2/3 निकालेंगे। वो 2/3 मेंबर्स अगर नई कंट्री के फेवर में वोटिंग करते हैं और कहते हैं कि यस हम इसके फेवर में हैं, इसको मेंबर बनाया जाए, तो पहली कंडीशन तो ये पूरी करें। सेकंड कंडीशन क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल में 5 + 10 15 मेंबर्स है दोस्तों। 5 परमानेंट मेंबर है, 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर हैं। इन मेंबर्स में से सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर में से 9 मेंबर्स की एक्सेप्टेंस जरूरी है। 9 मेंबर अगर फेवर में हैं तो उस नए मेंबर को एंट्री दी जाएगी यूएनओ का मेंबर बनने के लिए, उसको मेंबरशिप मिल जाएगी। लेकिन एक और कंडीशन है, इन 9 में से 5 परमानेंट मेंबर होने चाहिए और बाकी के 4 नॉन परमानेंट मेंबर हो। तब ये ध्यान रखना 5 जो परमानेंट मेंबर है, सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसका सबसे बड़ा रोल है। सिक्योरिटी काउंसिल जो पावरफुल क्यों है, और आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा मेरे पास। यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें वो कौन सी 5 कंट्रीज हैं जिनको हम परमानेंट मेंबर्स बोलते हैं, जिनके पास वीटो पावर है। क्या इंडिया भी यूएनओ का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है? कमेंट कीजिएगा, आपके आंसर्स मैं चेक करने वाला हूं। और नेक्स्ट टाइम सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर एक स्पेशल पूरा डिटेल वीडियो आपको मिलने वाला है, तब आप चेक कीजिएगा क्या है सिस्टम। तो दोस्तों ये आपका है न्यू मेंबरशिप का प्रोविजन, कैसे न्यू मेंबर आप उसमें बन सकते हैं। फिर भैया इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड के लोग वहां पे काम करते हैं, सभी कंट्रीज वहां पे मेंबर्स हैं, तो वहां पे वर्किंग
कैसे होती है, किस लैंग्वेज का इशू तो नहीं है, कौन सी भाषा में यूएनओ में काम होता है, वो जो 10,000 एम्प्लॉइज हैं वो कौन सी भाषा में काम करते हैं भैया, हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में, ब्रिटिश में, अमेरिकन में, ऑस्ट्रेलियन में, चाइनीज में, कौन सी भाषा। दोस्तों इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, यूएनओ में 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, यूएनओ में 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 6 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगर सपोज करो इंडिया का कोई मेंबर, परमानेंट मेंबर यूएनओ में अपॉइंट होता है तो उसको इन 6 में से कोई ना कोई लैंग्वेज आनी जरूरी है, क्योंकि अगर वो यूएनओ में इन 6 लैंग्वेज जो मैं बताऊंगा अभी आपको, वो लैंग्वेज आती नहीं है तो वहां पे काम कैसे करेगा। तो हमें किसी भी कंट्री को ऐसा मेंबर चाहिए, ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए यूएनओ के अंदर जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है उनमें से किसी एक लैंग्वेज को वो जानता हो और उसके ऊपर अच्छी कमांड हो। तो कौन सी लैंग्वेज है आप नोट कीजिए, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, यूएनओ में कौन कौन सी लैंग्वेज है। तो देखिए यहाँ पे कोशिश की गई है पूरी, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आप नोट कीजिएगा। एक तो आपकी है, आई थिंक विजिबल होगा यहां तक बोर्ड पे, नहीं तो आप नोट कीजिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज है सबसे पहले, तो ध्यान दीजिएगा इंग्लिश। सेकंड है फ्रेंच, मैंने जो पहली 2 लैंग्वेज बताई है इंग्लिश और फ्रेंच, ये यूएनओ की 6 लैंग्वेज में टॉप प्रायोरिटी पे है, क्योंकि ज्यादातर जो ऑफिशियल काम होता है यूएनओ का वो इन 2 भाषाओं में होता है। ये इंग्लिश और फ्रेंच तो रहेंगी, ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी की भाषाएं हैं, जो वहां का मेन ऑफिशियल वर्क होता है इंग्लिश या फ्रेंच में ही होता है। तीसरा दोस्तों, थर्ड जो लैंग्वेज है दैट इज स्पेनिश। अब इन लैंग्वेज को शामिल करने का काफी बड़ा रीजन रहा है, क्योंकि देखो इंग्लिश लैंग्वेज क्यों, क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटेन जो था एक बहुत बड़ा इंपीरियल पावर था और उसके पास बहुत सारे देशों के ऊपर कंट्रोल था, तो वहां पर इंग्लिश बोली जाती थी, तो इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत बड़ी होगी। और इक्वली फ्रांस भी एक बहुत बड़ा उस टाइम पर पावरफुल कंट्री था, तो फ्रांस के अंदर भी बहुत सारी कंट्रीज थी या आइलैंड्स थे, तो उनके पास उनकी पॉपुलेशन जो थी अंडर उनके भी बहुत ज्यादा थी, तो वो लैंग्वेज बोली जाती थी। स्पेनिश तो बहुत पुरानी भाषा रही है, तो कुछ रीजन रहे हैं, हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते। तो 3 भाषाएं आपकी इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, ये आपकी यूरोप से हो गई, क्योंकि तो यूरोपियन कंट्रीज भी इसकी मेंबर्स थी ज्यादा। अब एशिया की तरफ से देखिए, एशिया की तरफ से इंडिया की हिंदी भाषा नहीं है, बिल्कुल नहीं है अभी तक। तो इंडिया की तरफ से चाइनीज, क्योंकि चाइनीज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो चाइनीज भाषा भी यूएनओ की भाषा में है। फिर वेस्टर्न एशिया में अरेबियन कंट्रीज है, तो अरेबिक भाषा भी बहुत सारी अरब कंट्रीज हैं, तो उनकी अलग भाषा है, तो अरेबिक भाषा जो है उसको भी यूएनओ में मान्यता प्राप्त है। और एक बहुत बड़ा जो देश है रशिया, तो रशियन लैंग्वेज भी यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज में मानी जाती है। तो ये 6 भाषाएं जो हैं यूएनओ में अगर कोई जानता है तो वहां पे जाके काम कर सकता है। अगर किसी मेंबर को इनमें से कोई भाषाएं नहीं आती और वो वहां पे एम्प्लॉय हो जाए तो उसका काम नहीं चलने वाला। सो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये 6 भाषाएं हैं, यहां से क्वेश्चन आ जाए तो फ्रेंच और जो इंग्लिश है वो कार्यकारी भाषाएं भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज है वहां की, बाकी वहां पे बोल सकते हैं, इनमें भाषण दे सकते हैं। भाषण तो हिंदी में भी दिया जाता है, और हिंदी के लिए भी इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है, एफर्ट्स कर रही है कि हिंदी को भी इसमें जल्दी से जल्दी इंक्लूड किया जाए। तो देखते हैं कब तक हम इसमें सफल हो पाते हैं। फिर बात करते हैं यूएनओ के फ्लैग के बारे में। दोस्तों यूएनओ का फ्लैग कैसा है? यूएनओ का फ्लैग आपको पता है, आपने देखा होगा, नहीं तो मेरे पास अभी कलर ऑप्शंस नहीं है, तो आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। ब्लू, लाइट ब्लू कलर का बैकग्राउंड होता है, और उस बैकग्राउंड क्वेश्चन क्या आ सकता है यूएनओ के फ्लैग के बारे में? यूएनओ के फ्लैग के बारे में क्वेश्चन आता है उसमें एक पेड़ की पत्ती लगी हुई है, तो क्वेश्चन आता है यूएनओ के फ्लैग में किस पेड़ की पत्तियां या टहनियां, ब्रांचेस जो भी आप कह सकते हो, लगी हुई है? तो ध्यान रखना, ओलिव ट्री, जैतून का पे जो पेड़ होता है, जैतून, आई थिंक ओलिव ही बोलते हैं जैतून को, ओलिव ट्री जो होता है, जिसको ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट या जो ओलंपिक मेडलिस्ट होते हैं उनको भी ओलिव की वो दी जाती है,
गुच्छा बना के बुकी बना के दिया जाता है। तो ओलिव ट्री की ब्रांचेज हैं, कुछ इस तरीके की शेप है, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से ओलिव ब्रांचेज हैं और उनके बीच में आपका जो अर्थ का जो ग्लोब का मॉडल है और उसके ऊपर ग्लोब के दो तरफ ही ऐसे ओलिव की जो दो लीव्स हैं ये लगाए हुए हैं और इसमें लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ का फ्लैग के ऊपर ये इस तरह का आपका फ्लैग है। सो दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूं, आप लोगों को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, स्वार्थी नहीं बनना है, एजुकेशन फैलाइए। ये मत सोचिए कि भैया क्या करना है, फालतू की वीडियो भी तो स्प्रेड करते हैं जिनसे कुछ बेनिफिट नहीं होना। यहाँ पे किसी के काम आएगा, आपके बच्चे के काम आ सकता है, किसी और के बच्चे के काम आ सकता है। मैंने अपना काम कर दिया है एज ए इंडियन, एज ए टीचर मैंने अपना काम किया है। अब आप लोगों के हाथ में है कि इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाए। जिसको अच्छे लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को मस्टली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अगर वीडियो बनाएंगे तो कुछ क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए वीडियो बनाएंगे। टाइम पास फालतू की चीजों के ऊपर कोई वीडियो हम बनाते नहीं है। तो हम बहुत कोशिश करते हैं ऑथेंटिक और ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आए जो सभी के काम आए। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। सो दोस्तों 5-6 मेन क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज यूएनओ डे सेलिब्रेटेड? 24 अक्टूबर। यूएनओ का फाउंडेशन डे कब था? 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ का मेन हेडक्वार्टर, परमानेंट हेडक्वार्टर्स कहां पर है? न्यूयॉर्क यूएसए में, मैनहट्टन आइलैंड पे। ओके, यूएनओ नाम किसके दिमाग की उपज है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन थे? यूएसए के बड़े पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे। यूएनओ में कौन कौन सी लैंग्वेज, कितनी लैंग्वेज? 6 लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? 6 कौन सी है? 3 यूरोप से इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, और एशियन से चाइनीज, अरेबिक एंड रशियन। फिर दोस्तों न्यू मेंबर बनने के लिए क्या कंडीशन है? जनरल असेंबली का 2/3 मेजोरिटी सपोर्ट और सिक्योरिटी काउंसिल का 9 मेंबर्स का सपोर्ट। सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं? 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कौन कौन से मेंबर्स हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो बनेगा आपका। ओके, याल्टा समिट कब हुआ? 4 फरवरी 1944 में। एक्सिस पावर्स ग्रुप कौन था? इटली, जर्मनी, जापान का ग्रुप था। कब था? 1945 में जो हारा था, मींस सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये आपका था। और लीग ऑफ नेशंस क्या था? यूएनओ का ओल्ड वर्जन आप इसको कह सकते हो। अब नया वर्जन क्या है? यूएनओ है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, बताएंगे परमानेंट मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर्स, कैसे इनका इलेक्शन होता है, क्या वीटो पावर होती है। टिल देन आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चाहे तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं s.a.academy, और यूट्यूब पे सुपर एंजल्स एकेडमी। लाइक शेयर का बटन दबाइए, अंगूठे का इस्तेमाल कीजिए। ये अंगूठा अनपढ़ वाला अंगूठा नहीं है, ये अंगूठा आपकी किस्मत बदलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन, बाय।